हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हाँ, हमारे पास अभी जो नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है, इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है? राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली, लमसम सारी वीडियोस मैंने कंप्लीट कर ली। एक आध वीडियो रहेगी जो आ जाएगी जल्दी, तो उसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे काफ़ी सारी आस्क्ड था, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर आप राजस्थान ज्योग्राफी की निकालो, राजस्थान हिस्ट्री की भी निकालो। तो बस यहीं पे है। तो हमने राजस्थान हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। तो इस सीरीज में क्या करेंगे, हम राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो अब देखो, स्टार्ट कैसे करूंगा मैं, एंड कैसे करूंगा, ये आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे स्टार्ट में इसको देखो मॉडर्न हिस्ट्री से करूंगा और एंड करूंगा मेडिवल होके, एंशिएंट होके। क्यों? बिकॉज देखो, जो क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के अंदर राजस्थान के कोई भी रिलेटेड है, तो जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना मॉडर्न से आ रहे हैं, मॉडर्न में भी आ रहे हैं, फिर बाद में आ रहे हैं मेडिवल के अंदर, फिर बाद में आ रहे हैं हमारे यहाँ एंशिएंट से। एंशिएंट में सबसे कम आते हैं क्वेश्चन। अब देखो, मॉडर्न में जो बेसिक बेसिक टॉपिक है जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहला टॉपिक क्या होगा हमारे पास, 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, फिर 1857 क्रांति के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रैवल मूवमेंट्स, फिर पीस एंड मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट्स, फिर होता है प्रजामंडल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, और हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सब आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें ना, हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि जल्दी पहले इस टॉपिक को उठा लेते, ताकि हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, रजवाड़े के बारे में स्टार्ट करेंगे, मतलब राजाओं के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो भी राजस्थान के अलग अलग टाइप के राजपूत जो राजा थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करके राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, आपसे मैं एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे जो भी वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो के देखो आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो देखो, इतना एफर्ट करके मैं सारा टाइप खुद ही करता हूँ, सारा काम खुद ही करता हूँ, मतलब ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो आपसे बस एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से देखो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और उससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी नई वीडियो आ जाएगी उसका अपडेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाएगा, ताकि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सको। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, बिकॉज आप अगर बीच में से स्किप कर दोगे ना, तो आपको वो चीज़ बैठेगी नहीं और वो चीज़ दिमाग में आएगी नहीं। लेकिन जब आप दूसरी नेक्स्ट जो क्लास करोगे, उस क्लास में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने वो पहला वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसका यही मतलब है, वीडियो पूरी देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा A to Z ऐसे देखोगे, अच्छा मतलब धीरे धीरे। अगर आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस वीडियो को 2x पे करके देख लो। ठीक है, तो क्योंकि 2x पे करके देख लोगे तो भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो फीड हो जाएगा, बट वो वीडियो पूरी देखोगे। ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें कुछ है नहीं ऐसा। बिकॉज देखो, फ्री कोर्स निकाला हुआ है, मैंने कुछ चार्ज भी नहीं किया, फ्री में ही मैं जैसा है पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, कुछ टाइम बाद में मैं जैसे इंग्लिश के मीडियम के अंदर किताबें भी पब्लिश करवा दूंगा, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये तो हिस्ट्री का मतलब कोर्स है, इसके बाद में कोर्स आउट निकालूंगा मैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात करें, ताकि अपकमिंग जो एग्जाम्स जैसे पटवारी एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है, फिर RS का मेंस एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फटाफट आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पे बात करते हैं फटाफट। ठीक है ना, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बात कर ली। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, राजस्थान हिस्ट्री। अब राजस्थान हिस्ट्री का पहला टॉपिक है द 1857 रिवॉल्ट ऑफ राजस्थान। अब ऑफ राजस्थान नहीं बोल सकता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में हुआ था। बेसिकली मेनली मैं कह सकता हूँ कि ये इंडिया में हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? मेरठ के अंदर। ठीक है, मंगल पांडे वाली स्टोरी आपको पता होगी, नहीं पता तो बता दूंगा। तो वहां पर स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ था। खासकर मैं कह सकता हूँ नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सदर्न इंडिया। ठीक है, तो हम जब, और हमको पता राजस्थान किस में आता है, वेस्टर्न इंडिया में आता है। तो यहाँ पर क्या क्या, कहाँ कहाँ, क्या क्या, मतलब कैसे 1857 रिवॉल्ट के अंदर जो जो मतलब रिवॉल्ट्स हुए थे, वो हम चीज़ें यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे मतलब रिवॉल्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कौन किसमें किरदार थे, क्या क्या लोग थे, कितने लोगों की डेथ हुई, कौन मतलब शहीद हुए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, ऐसा है कि एक वीडियो में आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करेंगे, हम आज क्या करेंगे, बेसिकली हम ये समझेंगे कि राजस्थान की उस टाइम के अंदर कौन गवर्नर जनरल थे, कौन एजेंट ऑफ राजस्थान, मतलब एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, या उस टाइम कौन कौन से जो जगह है हमारे पास, जो भी मैं कह सकता हूँ कि जो एस्टेट थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके अंदर कौन कौन से जो मतलब कह सकता हूँ कि अंग्रेजों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन से कर्नल थे। फिर वहाँ पर उन सबको सप्रेस करने के लिए कौन कौन से लोग गए, वहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ पर राजस्थान में कितनी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कैंटोनमेंट थे, ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कैंटोनमेंट में क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो स्टार्ट देखो कहाँ से हुआ, नसीराबाद से स्टार्ट हुआ, फिर नीमच में आया, फिर एरनपुरा आया, फिर एरनपुरा में स्पेशली हम औवा की बात करते हैं, कुशल सिंह राठौड़, कुशल सिंह राठौड़ नहीं, कुशल सिंह चंपावत जी की, ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और फिर आपको स्पेशली बताऊंगा कि रीजंस क्या थे
जो मतलब देखो स्पेशली नहीं कह सकता, मतलब बेसिक रीजन है, जैसे रीजन क्या थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, और क्यों ये बोल सकते सक्सेसफुल रिवॉल्ट नहीं रह पाया। क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कह सकते हैं, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, वो चीज़ भी करेंगे कंप्लीट। तो आज देखो एक तरह से कह सकते हैं कि अपन से ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक कर लो आप और स्टार्ट करते हैं। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो देखो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। हम सबको पता है कि जैसे हम जब किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो प्रिंसली स्टेट राजस्थान के पढ़ते हैं, तो प्रिंसली स्टेट में सिस्टम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मैं कह सकता हूँ ट्रीटी बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1818 के अंदर। उसके अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको बोला गया था कि आप सब क्या करो, ब्रिटिश इंडिया है ना, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम ब्रिटिश की थी, तो उसके अंडर आ जाओ, आप अपना काम करो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और देखो वो वाली चीज़ में अब ज़्यादा जाना चाहता नहीं हूँ गहराई के अंदर कि उनका काम बहुत खराब थे, वो ऐसा करते वैसा करते थे। हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं कि स्टोरी क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 की ट्रीटी, तो आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रीटी है, ये संधि थी किसके बीच में? सारे रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके अंदर यही था कि वो सब क्या हो जाएगा, उसके अंडर आ जाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर सकता है प्रॉपर। ठीक है, तो सब जो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने सबने लमसम में बस कह सकता हूँ 1818 के बाद में आसपास या उस दिन मतलब ट्रीटी साइन कर ली थी, सब इसके ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए थे। अब सब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए थे, तो देखो अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ द नेटिव स्टेट्स ऑफ राजस्थान गॉट फ्रीडम फ्रॉम मोनार्ची या एनार्की, सॉरी एनार्की मीन्स लाइक राजाशाही caused by the Marathas, and also become sure about the external security of the state because now the company had to taken the responsibility of protecting their state from external attacks। अब इस सेंटेंस का मतलब क्यों है? देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम तो सब राजा लोग थे, मतलब यहाँ के जितने लोग राजा लोग थे, हम तो सेल्फ डिपेंडेंट है, हमको क्या जरूरत पड़ती है? अब देखो उस टाइम पे क्या था, मराठास बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, बहुत ज्यादा उनका मतलब मैं कह सकता हूँ हाइप बन गई थी। ठीक है, और वो साउथ से आके ऊपर नॉर्थ जो भी स्टेट्स थे हमारा राजपूताना, जो भी राजपूताना स्टेट थे वहां पर अटैक करते थे। तो उसमें क्या था, राजपूताना को एक क्या बोल कह सकता हूँ कि प्रोटेक्शन टाइप कुछ चीज चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, ये ट्रीटी साइन कर दी। और ट्रीटी के अंदर अंग्रेजों ने यह कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे अंडर आओगे, अब आप पे जो अटैक होगा वो हम पे अटैक होगा। तो इससे ये फायदा ये हुआ प्रिंसली स्टेट को कि अगर साउथ से कोई मराठा अटैक करता है तो इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो अपनी कंपनी थी ब्रिटिश की, वो आपको हेल्प करेगी प्रिंसली स्टेट को मराठा से लड़ने के लिए। ठीक है, सेम चीज अगर ऊपर से अफगानी कोई हमला करता तो उसमें भी मराठा हेल्प मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करेगी। तो इसलिए क्या था, ये बहुत फायदेमंद सौदा था, फायदेमंद ट्रीटी थी, इसलिए सबने क्या किया, मैक्सिमम लोगों ने इसको मतलब साइन कर दिया था। ठीक है, तो एक तरह से कह सकता हो कि ये कह सकता है कि इट आल्सो बिकम श्योर अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से बहुत अपना मतलब मेरे को यहाँ पर क्या है, ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं ये कह सकता हूँ इस सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस सेंटेंस से आपका क्या बन सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है कि ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। क्योंकि सिंपल सा चीज है कि अगर आप ट्रीटी साइन करोगे तो इसकी कोई रीजन होगा ना, इसका रीजन ये था एक्सटर्नल सिक्योरिटी फैक्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मन में आ सकता है कि सर 1857 के अंदर गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? तो हमको पता है उस टाइम जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल की जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो क्या थी, गवर्नर जनरल। ये जब 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद के अंदर 1858 में ये जो गवर्नर जनरल ये पोस्ट हटा के क्या कर दी गई थी, वाइसरॉय, जो कि लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो जब उस टाइम जब गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग ही थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम 1857 क्रांति में गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे, कैनिंग। और वाइसरॉय कौन थे बाद में, वो भी कैनिंग ही थे। ठीक है, कैनिंग के टाइम में ये जो पोस्ट डेजिग्नेशन ही चेंज हो गया था, बिकॉज वो कंप्लीटली ब्रिटिश के अंदर आ गया था। ठीक है, मतलब 1858 का जो एक्ट आया था उसके अंदर, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब देखो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। अब देखो इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट, ये देखो एक्चुअल में क्वेश्चन आ चुका है। मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन शायद पटवारी के अंदर या कोई प्रीवियस एग्जाम के अंदर आया हुआ था कि इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का। तो इसका आंसर ये है कि इमीडिएट कॉज ये था कि जो पहले जो एक गन्स होती थी वहां पर, आपको पता है जैसे अंग्रेजों के टाइम में गन्स कैसी होती थी, गन्स होती थी, उस गन के अंदर पहले गन पाउडर डालते थे, गन पाउडर डाल के एक पेपर डालते थे, उसके अंदर एक छर्रा होता था, वो छर्रा डालते थे, फिर लकड़ी से उसके अंदर ऐसे घुसा घुसा के उसको नीचे की तरफ पॉइंट लाते थे। ठीक है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और कारतूस डालते थे, और फिर जहाँ पर ट्रिगर होता था वहां पर और कारतूस होता था। तो जैसे ट्रिगर दबाते थे वो ट्रिगर क्लिक करता था और वो ऐसे छूटता था। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ऐसी होती थी कि वो जो पिन थी ना, जिस पिन से अपन इसमें छर्रा अंदर घुसाते थे, उस पिन के आगे जो हमारे पास ग्रीस लगा होता था ना, वो ग्रीस काम नहीं करता था। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास जो राइफल्स, इसको क्या बोलते थे, एनफील्ड राइफल्स। ठीक है, बाद में क्या हुआ था, नई टाइप की राइफल्स आई थी, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन लोज राइफल्स। ठीक है, तो वो राइफल्स में क्या होता था, जो दबाने मतलब जो छर्रा नीचे डालने के लिए जो
डंडी आती थी, उसके अंदर आगे जो ग्रीस लगता था ना, जो क्या मुंह से ऐसे साफ करना पड़ता था हमेशा, ठीक है। तो जो उस को मतलब साफ करने के लिए मुंह लगाना पड़ता था, और वो जो ग्रीस होता था ना, वो ग्रीस था, क्या बोल सकते हैं कि एनिमल फैट का था। एनिमल फैट स्पेशली काउस एंड मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास पिग्स होते थे। अब ये तो सबसे बड़ी चीज हो गई थी दिक्कत, क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है कि जो भी अंग्रेजों की जो भी फौज थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर मैं कह सकता हूँ 50 से 60% या 70% में कह सकता हूँ इंडियंस ही होते थे। अब अगर वो जो ग्रीस है, अगर उसमें एनिमल का फैट है, मतलब काऊ का फैट है, तो वो हिंदू धर्म के लिए बहुत खराब चीज थी। और अगर मैं कह सकता हूँ पिग फैट था, तो वो मुस्लिम धर्म के लिए बहुत खराब चीज थी। तो इसलिए क्या था, हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए थे, और दोनों ने बोला था ये चीज गलत है, हम वो क्या बोल सकते हैं कि राइफल यूज नहीं करेंगे। बट ऊपर से ऑर्डर आ गया था। तो ये जो था ना, ये बोल सकता हूँ कि दिस इज इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ डिसकंटेंट मतलब पैदा हो गया किसके बीच में, सोल्जर्स के बीच में, कि ये चीज गलत है, हम इस बंदूक यूज नहीं करेंगे बिकॉज में एनिमल फैट है। और ये हमारा कह सकता हूँ कि एक तरह से होली काउ होती है हिंदूज की, और होली क्या होता है हमारे पास मुस्लिम्स का क्या होता है, पिग होता है, ठीक है। तो ये भी एक मैं सकता हूँ कि इमीडिएट कॉज था। तो आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 revolt, then you can answer about the use of brownfield rifles in comparison with Enfield rifles, because they contain the fat of animals, especially cow and pig, which will became discontent between the soldiers of British Indian forces, in which Muslims and Hindu both are got offended, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छी तरह से बन सकता है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ। हालांकि हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें ओके 19 नॉट 19, ठीक है। जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक आप इसको क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। देखो बीच में बोलता रहूँगा बार बार, मैं याद दिलाता रहूँगा कि देखो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखते हैं कि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का जो राजपूताना रेजिडेंसी ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1832 में बनी थी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर देखो हमको पता है कि जैसे इंडिया का जो गवर्नर जनरल, मतलब जो इंडिया का जो हेड है, मतलब मैं कह सकता हूँ ब्रिटिश के हिसाब से, ब्रिटिश की तरफ से वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग या गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। अब देखो ऐसा है कि हर एक अलग अलग प्रिंसली स्टेट के अंदर भी उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो उस टाइम क्या था, राजपूताना जो रेजिडेंसी थी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको क्या बोलते थे कि एजीजी बोलते थे। क्या बोलते थे, एजीजी, मतलब एजीजी मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। तो एजीजी ऑफ राजस्थान हम उसको कहते थे। मतलब राजस्थान नहीं कह सकते राजपूताना, तो राजपूताना का पूरा एक का मतलब जो हेड कौन होता था, जो कि जाके डायरेक्टली रिपोर्ट करा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, उसको क्या बोलते थे, एजीजी, मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस टाइम जो 1857 रिवॉल्ट के अंदर हमारा राजस्थान का एजीजी कौन था, तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द agent of governor general of Rajasthan at the time of 1857 revolt, then this would be the answer, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहला कौन था, तो पहला देखो आप लिख सकते हो, मैंने मिस्टर लॉकेट मैंने ऊपर लिखा वो लिख सकता हूँ। फिर बाद में ऐसा क्वेश्चन भी था कि हमको पता है कि जैसे हम इंडिया की जब बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर का सिस्टम होता है कि इंडिया के अंदर जो समर कैपिटल शिमला बना दी गई थी, तो राजस्थान में भी क्या था, समर कैपिटल शिफ्ट होकर कहाँ जाती थी, आबू, माउंट आबू, वो बना दी थी अंग्रेजों ने क्या, समर कैपिटल। तो किसने चेंज करी थी, विलियम बेंटिक ने। कब करी थी, 1845 के अंदर। फिर बात से कर सकते हैं कि उस टाइम ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन था, मेन प्राइम मिनिस्टर। देखो आपको पता है ब्रिटेन के अंदर सिस्टम क्या है कि वहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर और क्वीन, मतलब राजा का काम है, रानी का काम है। तो वहां उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पाल्मरस्टोन, और वहां पर जो रानी कौन थी, विक्टोरिया एलिजाबेथ, ठीक है। और गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे, पता ही था, कैनिंग थे। तो ये क्या बेसिक है, क्योंकि इसमें से शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है। अब आगे बात पूछ सकते हैं कि जो कमांडर, मतलब कंपनी का कमांडर कौन था उस टाइम, तो कैंपबेल, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि जो हमारा राजस्थान के अंदर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, मतलब इंडिया में हुआ था, तो उस रिवोल्ट का जो सिंबल था वो क्या था, तो वो था लोटस एंड रोटी, चपाती, ठीक है, लोटस एंड रोटी। फिर बाद में बात कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो मैंने आपको बताया था मेरठ में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 10 मई। कब स्टार्ट हुआ था, 1857, ठीक है। यूपी के अंदर मेरठ है, वहां से स्टार्ट हुआ था, जब वो मंगल पांडे वाला जो एपिसोड था वो चला था, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हुई थी। अब देखो आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा रीजन लिख देते हैं कि इनके
क्यों, मतलब मैं काफ़ी सारे रीज़न लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एकदम लास्ट स्लाइड में चले जाते हैं अपन और वहाँ पर रीजंस देखते हैं कि क्यों मतलब ये हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना इसको। रीजंस रिवॉल्ट। ठीक है, अब देखो पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश ने ये जो मैं कह सकता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 1818 के ट्रीटी साइन कर ली थी, तो ब्रिटिश की दिक्कत होने लगी थी कि ब्रिटिश क्या है बहुत ज़्यादा हो सकता है डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस में मतलब आने लग गई थी किसके, जो भी राजाओं के बीच के जो अफेयर्स है उसके बीच में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंटरनल गवर्नेंस ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये टॉप पॉइंट आप समझ गए कि ब्रिटिश का जो इंटरवेंशन होने लग गया था किसके अंदर, बीच में जो आपस में जो बात करते थे राजा लोग उनके बीच में इंटरवेंशन करने लगे थे, तो उसकी वजह से डिस्कंटेंट होने लग गया था। ठीक है, फिर बाद में कुछ भी अगर सक्सेशन होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे इंटरवेंशन का ही पार्ट है सच एज सक्सेशन, मतलब किसी राजा ने किसी और जो टेरिटरी उसको जीता है, ठीक है, अब उसके अंदर भी बीच में बोल सकते हैं कि मैं जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं घोचे करना, मतलब बीच में वापस आना, तो वो भी करने लगे थे, वो भी दिक्कत होने लगी थी। अब उस वजह से क्या होना था, क्या था कि अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन होने लगी थी, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिए थे अंग्रेजों ने, अब राजाओं के मजबूरी में टैक्स लेने पड़ते थे लोगों से, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होने लगी थी। ये जब पेसेंट मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों है। फिर बाद में उसकी वजह से क्या हुआ, वीक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उससे पहले देखो एक लॉर्ड डलहौजी आए थे गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या किया था, एक निकाली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी निकाली थी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है, जैसे मान लेते कोई राजा है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है, मतलब उसका कोई हायर नहीं है, ठीक है, तो उसका जो भी राज्य होगा ना पूरा पूरा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर आ जाएगा। अब भले ही वो किसी को अडॉप्ट कर दे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका अगर बच्चा मतलब उसका कोई लड़का नहीं है, हायर नहीं है, तो वो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो ये भी बहुत गलत था एक तरह से एक्ट। सब्सिडरी अलायंसेस भी था इसमें साथ में, सब्सिडरी अलायंस, या तो साथ में मिल लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, या हम इस पर अटैक करेंगे, अटैक करके पूरा चीज़ हड़प लेंगे, ये भी चीज़ गलत थी। फिर बाद में जो फार्मर्स के जो इंटरेस्ट है, हैम्पर्ड फार्मर्स इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब जो फार्मर्स के जो इंटरेस्ट है उनको मतलब बीच में बोल सकते हैं कि मतलब दिक्कत करा दी थी, खूब सारे टैक्स लेने लगे थे, वो चीज़ें करने लगे थे, तो वो चीज़ भी गलत हो गई थी। ठीक है, फिर बाद में आपको बताया था मैंने कि वो जो एनफील्ड राइफल्स है उसका मैंने बताया था ब्राउन फील्ड राइफल्स, जिसके अंदर एनिमल फैट स्पेशली किसका, काउ एंड पिग का यूज होने लग गया था, वो भी चीज़ गलत हो गई थी। और एक डिसकंटेंट ये रह गया था कि कई जगह भी जैसे पढ़ेंगे आगे कि जो इंडियन सोल्जर्स उनको लगता था कि हमको रिप्लेस कर देंगे फॉरेन यूरोपियन सोल्जर से। सो डिसकंटेंट ऑफ रिप्लेसमेंट इंडियन सोल्जर्स टू यूरोपियन। फिर बाद में अगर इनकी बात करूं मैं मिलिट्रिकली, तो कभी इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशन नहीं मिलता था और ज़्यादा ऊपर पोस्ट नहीं करते थे। इंडियन सोल्जर्स प्रमोशन वॉज स्टॉप्ड, कहाँ तक, सूबेदार तक, मतलब वो कितना ही सीनियरिटी मतलब उसमें आ जाए लेकिन सूबेदार से ऊपर उसको प्रमोट नहीं करते, तो ये चीज़ भी दिक्कत करती थी। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें थी, इस दिक्कतों के वजह से क्या हुआ, ये चीज़ होनी थी, मतलब हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन, हम बात करेंगे प्रॉपर कह सकते हैं राजस्थान के बारे में डीपली स्टार्ट करेंगे। कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सा रूलर था, वहां पर अंग्रेज का कौन सा बंदा था, मतलब कौन कौन सा वहां पर पोस्टेड था। सबसे पहले बात करेंगे अपने राजस्थान कैपिटल विच इज जयपुर। तो जयपुर में कौन थे, एडन थे, और वहां के राजा कौन थे, राम सिंह सेकंड। ठीक है, राम सिंह सेकंड। फिर कोटा के अंदर देखो कौन था अप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड था, मेजर बूरतन। मेजर बूरतन के बारे में नाम पता है, इनका मर्डर हो गया था, बात करेंगे।
वहां पर भी कौन थे, राजा राम सिंह सेकंड। जोधपुर में कैप्टन मेसन, इनका भी मर्डर हो गया था। इनकी तो कह सकते हैं कि जो गर्दन थी वो काट के अहुआ के फोर्ट पे लगा दी थी, ठीक है ना, जो रिवॉल्यूशनरी थे। तो उस टाइम जोधपुर के राजा कौन थे, तख्त सिंह। फिर उदयपुर के अंदर जो एजेंट था वो कौन था, कैप्टन शावर्स। इनका भी काफी सारा नाम है, इन्होंने काफी सारा अटैक किए थे और काफी सारा रिगेन करने में बहुत हेल्पफुल करी थी। तो उदयपुर में कौन थे, स्वरूप सिंह। फिर सिरोही कौन थे, जेडी हॉल। तो वहां पर कौन से, शिव सिंह। फिर भरतपुर में मॉरिसन, और वहां पर कौन थे, जसवंत सिंह। धौलपुर में कौन थे, निक्सन। फिर थे भगवंत सिंह। फिर बांसवाड़ा में कौन थे, कर्नल रैंक, वहां थे लक्ष्मण सिंह। तो ये चीजें देखो ऐसा है, ये अब मैंने बता दो ये आपको फटाफट 8 के अंदर। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग के अंदर कि जयपुर के टाइम में कौन सा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश कोई एजेंट लगा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिख दो और इसको कंप्लीटली आप कह सकते हो दिमाग में सेट कर लो। क्वेश्चन पूछे है कि मैक मैसन की बात कर रहे हैं तो जोधपुर की बात कर रहे हैं, बूरतन की बात करें तो कोटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। शावर्स की बात करें तो किसकी बात करें, उदयपुर की बात करें। तो ये चीज हमको यहाँ पर एकदम बोल सकते हैं एक्यूरेट टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज है कि जो भरतपुर धौलपुर है, मॉरिसन और निक्सन वाला, ये दोनों क्या है, फिर मॉरिसन चला गया था और दोनों की जगह निक्सन ही आ गया था, ठीक है ना। तो ये चीज आगे क्वेश्चन बता दूंगा आपको मैं। हाँ ये चलो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भरतपुर रूलर जसवंत सिंह वॉज अ माइनर, ठीक है। देयरफॉर मॉरिसन वॉज सेंट बैक एंड निक्सन हिमसेल्फ एक्टेड एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ धौलपुर एंड भरतपुर। तो निक्स ऐसा अगर एग्जाम आ जाए कि निक्सन धौलपुर और भरतपुर दोनों का है तो आप उसका आंसर करेक्ट कर सकते हो। अगर मॉरिसन भी लिखा हुआ है तो वो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो माइनर था, ठीक है। अब हमारे पास जो उस टाइम 1857 के अंदर, जैसे ये तो मैंने क्या बताया, सारी प्रिंसली स्टेट बता दिए। अब उसमें कोई ब्रिटिश इंडिया के कुछ कैंटोनमेंट होंगे। अब कैंटोनमेंट क्या होता है, कैंटोनमेंट वही जगह होती है, एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। तो राजस्थान में कितने थे, 6 थे, ठीक है। अब 6 के 6 हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, 6 के 6 जगह कहाँ पर है, क्या थे, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फेंट्री या कौन कौन सी फौज थी ब्रिटिश की, बिकॉज पूछा जाता है। और कौन कौन से 1857 रिवोल्ट से इफेक्टेड थे और कौन कौन से इफेक्टेड नहीं थे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, कैंटोनमेंट्स कितने थे, 6। सबसे पहला कैंटोनमेंट नसीराबाद। अगर आप अजमेर गए हो तो आपको ध्यान पड़ा होगा, नसीराबाद कैंट करके बहुत बड़ा कैंटोनमेंट आज भी है, और जो मिलिट्री अपनी इंडियन आर्मी का है तो वो नसीराबाद कैंटोनमेंट उस टाइम का है। तो नसीराबाद कैंटोनमेंट कहाँ पर, अजमेर के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट कर वहां पर कौन कौन सी जो आर्मी थी, वो थी 15 नेटिव इन्फेंट्री। अब यहाँ पर 34 नेटिव इन्फेंट्री आ जाए तो आप क्या आंसर करोगे, मंगल पांडे वाली इन्फेंट्री है 34 नेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी, 15th बंगाल इन्फेंट्री। फिर नीमच कहाँ पर, अभी एमपी के अंदर। नीमच हमको पता है, मैप में जब देखोगे नीमच एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे, चित्तौड़गढ़ के आगे, भीलवाड़ा से नीचे जाते हो तो, ठीक है। वो फर्स्ट बंगाल कैवलरी थी वहां पर। फिर देवली टोंक के अंदर, देवली की जगह है, वहां थी कोटा कंटीजेंट। फिर ब्यावर था, वो भी अजमेर में, जो आज के टाइम ब्यावर अलग से मैं कह सकता हूँ, आज मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि अब ब्यावर एक अलग से बोल सकता हूँ मैं कि डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है ना। फिर एरनपुरा जो कि पाली में था, जहाँ पर जोधपुर लीजन लगी थी, जो 1835 की नई मतलब कह सकता हूँ ट्रूप बनी थी, वो भी आगे पढ़ेंगे जोधपुर लीजन क्या है। फिर आगे क्या है, खेरवाड़ा, तो वो था उदयपुर के अंदर, ठीक है, जहाँ पर मेवाड़ भील कॉप्स थी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मैं कह सकता हूँ 6 के 6 कैंटोनमेंट याद रखो। कौन सा, नसीराबाद, नीमच के बाद एरनपुरा के बाद देवली के बाद में कौन सा, ब्यावर, और एक हमारे पास लास्ट कौन सा, खेरवाड़ा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़नी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पर आया, सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो मैं कह सकता हूँ कि जो रिवोल्ट का जो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, नसीराबाद के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, नसीराबाद वाज द मोस्ट पावरफुल कैंटोनमेंट एंड खेरवाड़ा इन ब्यावर मिलिट्री कैंटोनमेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री रिवोल्ट। मतलब नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसमें से कौन सी 2 ऐसी चीज मतलब जगह थी, कैंटोनमेंट थे, जहां पर हमारे पास स्टार्ट नहीं हुआ था, रिवोल्ट वहां पर हुआ नहीं था, अनअफेक्टेड था। तो खेरवाड़ा उदयपुर का, और दूसरा क्या था, ब्यावर, ठीक है। ब्यावर और इनके अलावा बाकी हर जगह यहाँ पर दिक्कत हुई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्ट इन मेरठ वाज रिसीव्ड बाय एजीजी ऑफ राजस्थान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो ये है सिस्टम कि मैं आपको बताया था 10th मई को मैं कह सकता हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब अगर रिवोल्ट जहाँ पर स्टार्ट हुआ तो देशभक्ति सबके मन में आएगी, अब वो पूरे इंडिया में फैलेगा, और फैलने का तरीका आपको बताया, मतलब बताया नहीं, बट कॉमन सेंस है, न्यूज़पेपर या न्यूज़ इसकी वजह से हो सकता है। लोगों को न्यूज़ पर पता चलेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेगा पता चलेगा वहाँ पर ये चीज़ हुई है, वहाँ पर के सोल्जर, वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये किया, और हमारे यहाँ के सोल्जर्स को पता चल जाए तो वो भी बोलेंगे ये चीज़ गलत है, हम भी करेंगे। तो ये क्या बोल सकता है कि डिसकंटेंट, एक तरह से क्या, डिसकंटेंट नहीं मतलब एक तरह से क्या, दिक्कत होने लग गई थी। और अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश थे, उनको डर लगने लग गया था कि ये अगर चीज़ फैल गई तो कितना बड़ा डिजास्टर मतलब साबित होगी।
ठीक है। तो ये चीज़ क्या हुई, मेरठ में जो इंसिडेंट हुआ था, जो भी कांड हुआ था 10 मई 1857 के अंदर, तो इसकी न्यूज़ किसको मिल गई थी, एजीजी अपने राजस्थान के थे, कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और उनको कब मिली थी, 19 मई 1857 को इनको मिल गई थी, मतलब 9 दिन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि इनको पता चल गया था कि राजस्थान की बात अलग है, वहाँ की बात अलग है, राजस्थान की बात अलग है। राजस्थान के अंदर वो कह सकते हैं ना कि वो कह सकते हो क्षत्रिय ब्लड एनी टाइम था। ठीक है, तो उनको पता था कि यहाँ पर अगर स्थिति बिगड़ गई तो यहाँ पर मामला पूरा पूरा खदेड़ सकते हैं ब्रिटिश को, जो बाहर कहीं भी नहीं कर सकते, जो राजस्थान में कर सकते हैं। तो पहले से क्या मैं कह सकता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर जो हमारे पास कैंटोनमेंट्स थे और जहाँ पर ब्रिटिश थे, उन्होंने सबने पहले से स्टार्ट कर दिया था और पहले ही उन्होंने बोल दिया था सब राजाओं की हमारे को कॉपरेट करो, जो कॉपरेट करेगा उसका हम फायदा उठाएंगे। हालांकि मैं कह सकता हूँ बहुत कम लोगों ने कॉपरेट किया था, बाकी मैक्सिमम जो राजाओं थे उन्होंने क्या कि रिवॉल्यूशनरी का साथ भी दिया था। मतलब साथ इन द सेंस ऐसा भी नहीं बोला था कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, बट उन्होंने क्या ऐसा कोई बहुत सकते स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था, बिकॉज वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो काम कर रहे हो गलत है और ये रिवॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या किया था, टू कंपनीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स स्टेशन्ड at Ajmer had recently came from Meerut, and AGG thought that it is possible that this infantry, 15 Bengal native infantry, has come with spirit of rebellion from Meerut. So this infantry was sent to Nasirabad, and 2 Meerut regiment were called from Peshawar. After that, he wrote sent Europe army from Tisa, Gujarat. तो कहने का मतलब है जैसे देखो कि नसीराबाद के अंदर जो मैं कह सकता हूँ कि जो थी कौन सी इन्फेंट्री थी, 15 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, तो उसको रिप्लेस करने का मन में था। लेकिन वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर इनको सबको क्या रिवॉल्ट की जो न्यूज़ आई थी उस चक्कर में उनको लगा था ब्रिटिशर्स को कि ये भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, सोचा था इन सबको रिप्लेस कर दे। बट सोल्जर्स को क्या लगा कि बाहर से यूरोपियन फौज आ रही है और हम यहाँ पर इंडियन जो फौजी है उनको मतलब कह सकते हो रिप्लेस करेगी। तो इसकी वजह से क्या बहुत दिक्कत पैदा हो गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत मतलब प्रॉब्लम होने लगी और किसी को न्यूज़ आई कि भाई देसा जो अजमेर गुजरात के अंदर जगह है वहाँ से एक और कंटीजेंट में आ रही है। ठीक है, तो वो भी दिक्कत करने लगी। फिर आगे कि एजीजी ने किया, जो 15 जो बंगाल इन्फेंट्री थी नसीराबाद के अंदर उसको जो अजमेर में मतलब स्टेशन थी, तो ड्यू टू मिसट्रस्ट लेट दिस कंटेंट अमंग दे दैट दे वुड बी रिप्लेस बाय ऑल इंडियन सोल्जर। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, यही था कि जो नसीराबाद में जो सोल्जर्स थे उनको क्या लगा था, डिसकंटेंट मतलब पैदा हो गया था कि उनको लग रहा था कि जो यूरोपियन जो पूरी फौज आएगी वो इंडियन सोल्जर्स को रिप्लेस कर देगी। जब ये न्यूज़ मिली मेरठ की, तो ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज स्टार्टेड पेट्रोलिंग द आर्मी कैंप इन नसीराबाद। देयरफॉर सोल्जर ऑफ 1500 थॉट द ब्रिटिश हैड टेकन द एक्शन टू क्रश द इंडियन सोल्जर। तो पहले तो डिसकंटेंट पैदा हो गया था, बाद में उनको न्यूज़ मिल गई थी कि 1580 मतलब जो बंगाल जो हमारे पास आर्मी थी ये शायद अटैक कर सकती है। तो इस वजह से क्या हुआ, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। तो लेकिन उससे वजह से इंडियन जो सोल्जर्स उनको क्या लगने लग गया था कि हम सबको मार देंगे। ठीक है, तो उनको दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह थी इसकी वजह से नसीराबाद के अंदर दिक्कत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आर इसके अंदर का स्टेटमेंट आ सकता है। पहला दिक्कत ये था कि उनको लग गया था कि बाहर से यूरोप से आ रही खूब सारी मतलब यूरोपियन फौजी आ रहे हैं, वो इंडियन फौजियों को हटा देंगे। दूसरी बात, हमको यहाँ सब मारने वाले हैं, मतलब इंडियन फौजियों को। ठीक है, डिसगाइड साधुस फ्रॉम बंगाल एंड दिल्ली स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिबेलियन बाय कंपेयरिंग अगेंस्ट दीज ग्रीस डिक्टेटर्स। अब ये चीज़ का क्या फ़ायदा उठाया, फ़ायदा इन द सेंस जो रिवॉल्यूशनरी थे जो वहाँ से मेरठ से आए थे भाग के, तो उन्होंने ये बताया कि भाई तुम्हें भी हटा देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, और तुम जो मतलब जो बंदूकें यूज़ कर रहे हो उस पर जो ग्रीस लगा हुआ है वो एनिमल फैट का है, गाय का है और सूअर का है। तो ये चीज़ की वजह से क्या रिमर्स फैलने लगे, मतलब कह सकता हूँ कि खूब सारी दिक्कत होने लगी। तो सोल्जर्स ने अंडरस्टैंड कर दिया कि ब्रिटिश वांटेड टू करप्ट देयर रिलीजन। तो ये जो एक मैं कह सकता हूँ ये चीज़ फैलने लगी, और हालांकि सही भी बात थी क्योंकि वो जो ग्रीस था उसमें जो गलत था तो वो करप्शन ही था। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि अपने जो धर्म था, दोनों धर्म पर ही कह सकते हो, मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म, दोनों को करप्ट करने के लिए चीज़ हुई थी और वो करना चाहते थे। तो ये चीज़ मुस्लिम मतलब जो अपने यहाँ के सोल्जर्स थे उनको अच्छी नहीं लगी, तो उस वजह से भी क्या कर सकता हूँ मैं, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो ये बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट अ पीक, और बोल सकता हूँ कि स्पार्क, जिसकी वजह से मेन रीजन है, इमीडिएट रीजन या इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट इन ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर तो कह सकते हैं कि भूमि का एक डेवलपमेंट बना दिया अच्छी तरह से कि हम यहाँ पर समझने लग गए। अब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर नसीराबाद के अंदर। ठीक है, कब नसीराबाद ने स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ें होने के बाद में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ सबसे पहले 28 मई 1857। तो ये डेट आप अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तारीख को 1857 का क्रांति राजस्थान में स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट कहाँ से पहले पता है, नसीराबाद में। डेट है 28 मई 1857। ठीक है, तो रिवॉल्ट करने लगे कहाँ पर, नसीराबाद के अंदर। the soldiers of Nasirabad Kent revolted and routed the cantonment attacked the bungalows of British officers। यही होता है। अब यहाँ पर जो कुछ नाम इंपॉर्टेंट वो याद रखने कि मेजन स्पॉटिस वुड है और न्यूबेरी,
ये क्या थे, इनका मर्डर हो गया था। ठीक है, मतलब देखो पहले जब अटैक हो गया था तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने समझा था कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हैंडल कर देंगे। तो वो चीज़ जब एस्केलेट हो गई थी, उसमें जो मेन दो, मैं कह सकता हूँ जो फौजी थे यूरोपियन, इनका नाम क्या था, मेजर स्पॉटिसवुड एंड न्यूबेरी, इन दोनों का मर्डर हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश ने समझा था कि यहाँ पर चीज़ जो हालात है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो हमको यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ब्रिटिश सारे इवैक्यूएट कर गए। फिर तो रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया था, रिवॉल्यूशनरी जितनी भी जहाँ जगह थी, सब ब्रिटिश जो भी जगह थी सबको लूटा, और लूटने के बाद में सारी जो मैं कह सकता हूँ एक नेशनलिज्म वाली जो चीज़ होती है ना वो अपने अंदर आई, सब एक साथ इकट्ठा हुआ है, यूनिफाइड हुए, और फिर आगे आगे वो चीज़ बढ़ती रही। ठीक है, आफ्टर लूटिंग द कैंटोनमेंट द रिबेलियन सोल्जर्स लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। फिर वहाँ से सब लूट लुटाए, कहाँ सोचा कि दिल्ली चलते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में किसने, मतलब दिल्ली के में कौन थे जिसको ना पूरी इंडिया ने एक तरह से कह सकता हूँ किंग घोषित कर दिया था। किसको क्या था? बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, जो उस टाइम बहुत मतलब एज में थे, 80 साल के आसपास, उनको किंग घोषित कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा हम भी दिल्ली चलते हैं। तो वो कब पहुंचे दिल्ली? 18 जून 1857 में पहुंचे। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश की जो प्लाटून थी उसको, मतलब मैं कह सकता हूँ दिल्ली के अंदर डिफीट कर दिया, हरा दिया, और वहां पर जो दिल्ली का जो फोर्ट था वहां पर बीसीज कर दिया, मतलब वहां पर मैं कह सकता हूँ धरना देके बैठ गए, और वो पूरा अटैक कब्जा करके बैठ गए। कौन? स्पेशली राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कौन सी? नसीराबाद के सोल्जर्स की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब जून 12 1857 में फर्स्ट कंटीजेंट यूरोपियन फोर्सेस की नसीराबाद आई, जो कि पहले से आपको बताया सबसे स्टार्टिंग में, जो दीसा गुजरात के अंदर से ऑर्डर आ गया था कि वहां से एक फोर्स यहाँ पर लाओ। वो फोर्स इसलिए थी कि वो चीज कह सकता हूँ अगर रिवोल्ट आ जाए तो उसको दबाने के लिए, और रिवोल्ट अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस न्यूज की वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, अब उसकी तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, तो वो उसको आने में इतना टाइम लग गया। जो मई में स्टार्ट हो गया था 28 मई को, वो 12 मई तक यहाँ पर फोर्स आई थी, यहाँ पर नसीराबाद में आई। और जुलाई 10 तारीख 1857 कंटीजेंट सेंड करी नीमच बाई एजीजी, नीमच से भी आई। और वो पूरा जो भी रिवॉल्यूशनरी के अंडर पे जो इलाका आ गया था, कौन सा? नसीराबाद कैंट, उसको कब्जा मतलब कंट्रोल कर दिया गया। सो ऑन 10 अगस्त 1857, तो देखो 10 मई तो वहां पर हुआ था मेरठ के अंदर, 28 मई अपने स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? नसीराबाद के अंदर। और 10 मई को सोल्जर ऑफ 12th बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री वॉज एक्सट्रीमली एजिटेटेड एट नसीराबाद कैंट, and they were soon disarmed, and the British government shot the dead and 5 were hanged. All remaining soldiers were disarmed and the revolt was suppressed. तो 10 अगस्त को रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया गया था बॉम्बे से, जो नीचे साइड साउथ से, और काफी लोगों को मारा था। देखो ये जो चीजें लिखी हुई ना, एक सोल्जर को मार दिया, 5 लोगों को लटका दिया, बहुत कम चीजें हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स में चीजें ज्यादा लिखी हुई नहीं होती, बहुत ज्यादा काम खराब हुआ था। ठीक है ना, कि ब्रिटिशर्स भी कम नहीं थे और हम भी कम नहीं थे, सीधी सी बात है। ठीक है, और वैसे बात हमारा तो लेजिटिमेट था कि हमारी गलती थी नहीं। ठीक है, हम तो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिशर्स का सबको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या करते थे, कितना एक्सप्लॉयटेशन करते थे इंडियंस का, और आज भी करते हैं, लेकिन आज के टाइम में कुछ बोल नहीं पाते हैं, सच्चाई है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर पूरा पूरा मैं कह सकता हूँ कि नसीराबाद कैंट का जो हमारे पास जो पूरा रिवॉल्यूशन था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ 28 मई को, खत्म हो गया 10 जुलाई को। ठीक है, अब हमको पता है अगर एक जगह पे रिवॉल्ट होगा तो जो दूसरी कंटोनमेंट है, जो कि 5 कंटोनमेंट और है, वहां पर लोगों न्यूज नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, न्यूज आएगी। तो वो चीजें न्यूज में क्या लिखी होगी, भाई ये चीज की दिक्कत हुई, ये चीज प्रॉब्लम हुई, तो वो वहां के जो सोल्जर वो क्या सोचेंगे, हाँ ये चीज तो हमारे साथ भी हो रही है, हम भी इस चीज से दिक्कत कर रहे हैं, हम भी पीड़ित हैं, हमको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बस यही दिक्कत हुई, दिक्कत नहीं, यही एक चीज थी जिसकी वजह से राजस्थान में भी फैला। 2 जगह नहीं हुआ, बाकी हर जगह फैला। क्यों फैला? बिकॉज इसकी वजह कि गुस्सा तो सबको आया हुआ था। वो कह सकते हैं ना कि एक मौका चाहिए, मौका मिले तो गुस्सा सबको निकाल देते हैं, सबका गुस्सा आया हुआ था। तो जैसे नसीराबाद में हुआ था, नसीराबाद की न्यूज मिलती कहाँ पर? नीमच, दूसरा कंट्रोल में, वहां पर भी लोगों ने बोला कि हम भी करेंगे, वहां के सोल्जर्स ने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो क्या लिखा हुआ? सेकंड सेंटर ब्रोक आउट एट जून 3। वहां पर कब हुआ था? वहां हुआ था 28 मई। 28 मई के बाद है मई और जून 3 तारीख, मतलब सम 5 दिन के बाद के अंदर नीमच के अंदर भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वहां पर क्या था कि नीमच के अंदर 2 जून को, थर्ड जून से जस्ट एक दिन पहले, जो वहाँ के जो पोस्टेड था ब्रिटिश ऑफिसर, वो था कर्नल अबॉट। उन्होंने क्या किया था कि ओथ मतलब कसम दिलवाई थी हिंदू मुस्लिम को कि आप है ना गंगा की कसम खाओ और कुरान की कसम खाओ कि आप लड़ाई नहीं करोगे, और आप, मैं कह सकता हूँ कि लॉयल रहोगे ब्रिटिश से लॉयल रहोगे। कसम खिलवाई थी 2 तारीख को, लेकिन 3 तारीख को मैं कह सकता हूँ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वो कसम का कोई लेने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कसम के लेने का सेंस ही नहीं है, आप उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। आप जो बंदूकें यूज कर रहे हो उसके अंदर ग्रीस लगा हुआ एनिमल फैट का, तो वो चीज गलत थी। दोनों का मतलब आप धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो उस वजह से क्या हुआ 3 तारीख को, तो तीसरा जो 3 जून था उस टाइम 1857 में नीमच के अंदर ये स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पर एक जो सोल्जर का नाम था मोहम्मद अली,
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि भाई मैं लॉयल्टी नहीं दिखाऊंगा, मैं मतलब क्या बोल सकते हैं कि ओथ नहीं लूंगा। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि द ब्रिटिश हैव ब्रोक आउट देयर ओथ एंड दे डिड नॉट कैप्चर अवध, देयरफॉर दे शुड नॉट एक्सेप्ट इंडियन टू अबाइड देयर ओथ। तो उसने ये बोला था कि जो मोहम्मद अली जो था वहां पर जो सोल्जर था, उन्होंने बोला ब्रिटिश हैव ब्रोक आउट देयर ओथ, उन्होंने अपनी कसम खा मतलब तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि वो अवध कैप्चर नहीं कर पाए थे। सो देयरफॉर हम इंडियंस क्यों चाहें कि हम आपकी भी ओथ क्या मतलब करें, हम आपकी कसम मतलब कसम खाएं। तो उस टाइम जो कसम खाने का जो सिस्टम हुआ था, कर्नल अबॉर्ड ने किया था, वो किसी ने करा नहीं। इस वजह से 3 तारीख को जो अगले दिन ही जो 2 तारीख कसम खाने का बोला था अबॉर्ड ने, तो वो अगले दिन जो 3 जनवरी था जून था 1857, उस टाइम वहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर देखो क्या है, कह सकते हैं कि जो रिवॉल्ट था किसी के तो अंडर में होगा, कोई लीडर तो होगा। तो लीडर का नाम था, वहाँ पर नाम आया था हरि सिंह। क्या? हरि सिंह ने, हीरा सिंह। So they set armory on fire and attacked the bungalows of British officers and killed the wives and children of English surgeons. तो ये कॉमन चीज़ है हर रिवॉल्यूशन, मतलब आप कह सकता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जब भी रिवॉल्ट होता है तब यही होता है कि जो भी मिल गया उसको जला दो, काट दो, मार दो, ये चीज़ हुई थी। अब इसमें देखो अब ऐसा है, मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स क्या थे, ह्यूमन राइट्स क्या थे, कि यूएस जो अपने दूसरे जो बार इंटरनेशनल जो अफेयर्स के जो इंटरनेशनल जो भी संस्था इंस्टीट्यूशन है वो बताती है कि ह्यूमन राइट्स नहीं होता, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट फॉलो नहीं होता। हालांकि वो खुद का उनको पता भी नहीं होता कि वो फॉलो करते कि नहीं करते हैं, तो दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, तो कई लोग ने बोला था कि ये इन्होंने गलत किया, यहाँ पर आग लगाई, यहाँ पर लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया। जो खुद करते थे वो चीज़ किसी को पता नहीं, खुद ने तो बहुत हाई लेवल किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो गुस्सा था ना वो चीज़ों करने का, वो चीज़ गुस्सा रिवॉल्यूशनरी के अंदर आई और रिवॉल्यूशनरी कोई चीज़ देखी नहीं, जो मिला उसको मार दिया, जो मिला उसको जला दिया। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। फिर द सोल्जर ऑफ नीमच कंटेनमेंट रीच शाहपुरा। शाहपुरा पता है आज के टाइम में नया डिस्ट्रिक्ट बना है, कहाँ से बना? भीलवाड़ा से टूट के। लूटिंग ब्रिटिश बंगलोस इन चित्तौड़, हमीरगढ़ एंड बनेड़ा। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उस टाइम के अंदर जैसे नसीराबाद था भीलवाड़ा के अंदर और नीमच कहाँ पर था? एमपी। तो पूरा इलाका किसमें था? मेवाड़ वालों के अंदर आता था। ठीक है, मेवाड़ का राजा उस टाइम कौन थे? स्वरूप सिंह जी। ठीक है, उन सबके अंडर में ये चीजें हो रही थी। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा कोई मैं बोल स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मैं कैसे तो सपोर्ट नहीं लिया, बट उन्होंने खिलाफ भी नहीं गए थे। वो दोनों की मदद करते थे। ठीक है, कि वो चाहते भी थे बट नहीं भी चाहते थे, वाली बात। अब देखो कॉन्स्पिरेसी अलग बात है। ठीक है ना, फ्यूडल लॉर्ड उमेद सिंह सप्लाइड देम राशंस। अब ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि कहाँ का, नीमच का जो फ्यूडल लॉर्ड कौन था? उमेद सिंह। उन्होंने क्या किया था? राशन सप्लाई किया था, मतलब उन्होंने हेल्प करी थी खाने के लिए, किसकी? रिवॉल्यूशनरीज की। तो दीज सोल्जर्स सराउंडेड देवली कंटेंट। फिर वो कहाँ चले गए? वहां से, कहाँ से? देखो नसीराबाद तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद नीमच के अंदर भी ये पूरा पूरा रिवोल्ट हो गया। वहां से कहाँ चले गए? देवली कंटेनमेंट, जो कि पास में कहाँ था? आपने बताया ऊपर टोंक के अंदर। तो देवली कंट्रोल में चले गए और वहां जाके अटैक कर लिया, वहां पर भी लूटने लगे और वहां के जो भी सोल्जर्स थे उनको भी अपने साथ में अटैच कर लिया। ठीक है, तो काफी सारी बड़ी फौज हो गई। ठीक है, आफ्टर लूटिंग दे रीच टोंक वेयर द पीपल वेलकम विदाउट केयरिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ नवाब। नवाब के बिना, तो पता टोंक में नवाब थे। फ्रॉम टोंक दे हैव रीच विया दे रीच दिल्ली विया आगरा। ठीक है, तो कौन सा समझो? नसीराबाद, नसीराबाद से डायरेक्ट दिल्ली चले गए। ठीक है, उसकी वजह से नीमच में भी दिक्कत हुई। नीमच को पूरा लूट लुटा के वो कहाँ गए? देवली। देवली को लूट लुटा के आगरा होके कहाँ चले गए? दिल्ली। तो सब एक तरह से कह सकता हूँ कि इनका जो सेंटर पॉइंट कहाँ गया? सब दिल्ली के अंदर गया। ठीक है, अब इसको भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर भी दबाने की कोशिश करी होगी बिल्कुल। तो किसने दबाया था? मैंने आपको बताया था, उदयपुर कौन थे? जो पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर के, मतलब कह सकता हूँ कि पैट्रिक लॉरेंस थे, जो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे। तो वो राजस्थान के कौन एजेंट थे? उदयपुर के कैप्टन शावर्स। उन्होंने क्या किया था? इसको रिकैप्चर कर लिया नीमच को, और कोटा और बूंदी मेवाड़ की आर्मी इनको यूज करके वापस वो चीज कैप्चर कर दी। तो यहाँ पर नीमच का भी काम कंप्लीट हो गया, देवली भी कंप्लीट हो गया और नसीराबाद भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एरिनपुरा, जो कि आज के टाइम में पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें कब ब्रोकआउट हुआ था? 21 अगस्त 1857। स्टार्ट कब हुआ? 28 मई। उसके बाद 3 जून को हुआ यहाँ पर नीमच के अंदर। फिर बाद में 3-4 दिन बाद कहाँ पर है? देवली के अंदर। और यहाँ पर कब आया? 21 अगस्त के अंदर आ गए, 1 महीने बाद नेट पाली में स्टार्ट हुआ। आपको पता है तो पाली जो उस टाइम जो इलाका था, पाली जो आज के टाइम डिस्ट्रिक्ट है, ये पाली जालोर ये सब किस में आता था? जोधपुर के अंदर आता था, मतलब मारवाड़ के अंदर आता था। तो उसमें क्या हुआ था? 1835 के अंदर ब्रिटिश ने क्या किया था कि एक जोधपुर आर्मी का हॉर्समैन मतलब इनसफिशिएंट था, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? एक मैं कह सकता हूँ कंटीजमेंट, कह सकता हूँ कैवलरी नहीं, मैं कह सकता हूँ फौज का एक पार्ट बनाया था, फौज बनाई थी छोटी सी। उस फौज का नाम था जोधपुर लीजन। तो क्वेश्चन आ सकता है जोधपुर लीजन कब बनी थी? 1835 बनी थी। और एक इसके अंदर आती है मारवाड़ के अंदर आती है, और कहाँ बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ठीक है, ये चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब दूसरा जो था हमको पता एरिनपुरा, तो एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली के अंदर, यहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। तो अगस्त 1857 में क्या हुआ था? द फ्लेम्स ऑफ रिवॉल्यूशन स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट। ये मैंने पहले बताया कि एक जगह होगा दिक्कत, सब जगह स्प्रेड तो होगी ना बातें। तो 21 अगस्त जोधपुर आर्मी और एरिनपुरा रिवॉल्टेड। जोधपुर की जो आर्मी थी उन्होंने खुद ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स ऑफ जोधपुर लीजन रिवॉल्टेड एंड अटैक द ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, आबू के अंदर। और जो रिमेनिंग सोल्जर जोधपुर लीजन के थे ऑन देयर दे मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली, ये भी दिल्ली चले गए शाउटिंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो डायलॉग था ये किसने कब दिया था? जोधपुर लीजन मतलब जोधपुर की जो फोर्सेस थी उन्होंने दिया था। क्या नाम है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। द रिबल सोल्जर्स ऑफ एरिनपुरा मेट औवा ठाकुर कुशल सिंह चंपावत एट द प्लेस ऑफ खेरवा। अब ये जो रिबल्स थे किसके? हमारे पास जोधपुर लीजन के किससे मिले थे? एरिनपुरा के औवा के ठाकुर सिंह कुशल सिंह चंपावत से। उस टाइम देखो मैं पता है क्या बताया था, फीडल लॉर्ड्स होते थे सिस्टम, हर अलग अलग जगह के फीडल लॉर्ड्स बनाए होते थे, इन सबको क्या बोलते थे हम? ठाकुर। तो जब पाली के अंदर एक जगह है औवा, तो उस टाइम उसके औवा के जो ठाकुर थे कुशल सिंह राठौड़ थे, मतलब कुशल सिंह राठौड़ नहीं, कुशल सिंह चंपावत थे। तो इनसे भी मिले। तो ये क्या थे, मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम सामंतों में या बहुत कम फ्यूडल लॉर्ड्स में से ऐसे हैं जिन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से मदद करी थी किसकी, और या साथ में रहे थे। साथ में क्या? आगे रहे थे किसके अंदर? 1857 रिवॉल्ट के अंदर, ठीक है, एज इन द साइड ऑफ रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो इनका नाम हम अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी काफी से लड़ाई करी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि ये थे उस टाइम जोधपुर के अंदर, मतलब जोधपुर मारवाड़ रीजन के अंदर औवा जो पाली के अंदर आता है वहां के ठाकुर थे, ठीक है। लेटर ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ऑफ औवा आल्सो सपोर्टेड द रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। अब क्वेश्चन मन में आ सकता है कि क्यों रिवॉल्ट के अंदर मतलब सपोर्ट किया? देखो अब काफी सारी कॉन्स्पिरेसी है। कैसे? पहला तो देखो सिंपल चीज है कि नेशनलिज्म, वो चाहते नहीं थे कि मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश के अंदर आए, ब्रिटिश की जो भी हुक्म है उसका ऑर्डर पालन करें। दूसरी बात ये भी थी कि जो उस टाइम जोधपुर राजा थे, कौन थे? तख्त सिंह, उनके साथ और इनके जो रिलेशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, खराब थे रिलेशन। तो वो भी क्या सोच रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि हम भी कोई चीज इनके खिलाफ करना चाहें, ठीक है। तो मेन बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ठाकुर कुशल सिंह एंड जोधपुर महाराजा तख्त सिंह वॉज टेंस्ड एंड द करंट ठाकुर वांटेड टू टेक एडवांटेज। तो इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये चीज साथ दी किसकी? रिवॉल्यूशनरी की, ताकि नाम खराब हो, ठीक है। तो 3 वॉर्स हुई थी। कितनी हुई थी? 3 वॉर हुई थी। तो ये जब चीजें सब पता चली जोधपुर के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जोधपुर की जो आर्मी थी उन्होंने क्या सोचा भाई कि वहां पर जाके हुआ पे अटैक करते हैं और यहाँ पर ये चीज जो गलत हो रही है इसी को हटाते हैं, मतलब रिवॉल्यूशनरी का जो फायदा मतलब यूज कर रहे हैं कौन? ठाकुर कुशल सिंह जी। तो पहला जो वॉर हुआ था उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ बिटोड़ा। पितोड़ा और बितोड़ा दोनों नाम से नाम जाना जाता है। तो 18 सितंबर 1857 में हुई थी, डेट याद रखना अच्छी तरह से। इसमें क्या था कि जो अपना जो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, इन्होंने क्या जोधपुर को बोला था, जोधपुर राजा को, कि यहाँ पर जाके अटैक करो, ये गड़बड़ हो रहा है, सप्रेस करो, ठीक है। तो तख्त सिंह ने क्या किया था? सेंड किया था अपने यहाँ से 2 कमांड सेट किए थे, एक तो ओनार सिंह या कुशल राज सिंह भी, ठीक है। और फिर बाद में इनकी जो आर्मी थी इसका लीडर कौन था? कोई अंग्रेज होगा, कैप्टन हीथकोट, ठीक है। ये सब गए थे। और हमको देखो ये चीज याद होनी चाहिए, स्टार्टिंग बताया था जोधपुर के अंदर उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैकमेसन थे, ठीक है। तो पहले जो बैटल ऑफ बितोड़ा में जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने किसको भेजा था? ओनार सिंह को और कुशल राज सिंह भी। और ब्रिटिश आर्मी से कौन था? कैप्टन हीथकोट। ये गए लेकिन ये हार गए बिकॉज वहां पर ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंस दिखाया और उन सबको हरा दिया। उसके अंदर क्या, जो ओनार सिंह थे वो मारे गए, ठीक है। और कैप्टन हीथकोट और कुशल राज थे, कुशल सिंह भी, ये सब एस्केप भाग गए थे। और इस वॉर को कुशल सिंह चंपावत ने जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते, पहला वॉर कौन सा हुआ था कुशल सिंह चंपावत का? तो वो था बैटल ऑफ पिथौरा या बिथोड़ा, ठीक है। कब हुआ था उसकी डेट भी याद होनी चाहिए आपको, 18 सितंबर 1857। फिर सेकंड बैटल हुआ था बैटल ऑफ चालवास, या उसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ गोड एंड ब्लैक्स, ठीक है, गोड एंड ब्लैक्स। तो बैटल ऑफ चालवास हुआ था, एक वो 18 सितंबर। पहला कब हुआ था हमारे पास? 8 सितंबर, और दूसरा 10 दिन बाद होता 18 सितंबर। उसमें क्या हुआ था कि जो एजीजी थे अपने राजस्थान के, अब उनको एक कह सकता गुस्सा आ गया कि भाई उनकी जो फोर्स भेजी मारवाड़ ने भेजी ये चीज वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मैं खुद जाके लड़ाई करूंगा। तो ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ डिफीट ऑफ जोधपुर आर्मी, एजीजी लॉरेंस हिमसेल्फ रीच औवा विद एन आर्मी। वो खुद आए आर्मी के साथ, लेकिन किस्मत इतनी खराब, उसमें भी कुशल सिंह राठौड़ की जो फौज थी उन्होंने फिर से अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया और फिर से उनको हरा दिया। तो ही वॉज डिफीटेड बाय द रिबल्स, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मैकमेसन, हमको पता है, उसको वहां पर मार दिया गया था। किसने? रिवॉल्यूशनरी ने। अब इतना गुस्सा आया हुआ था रिवॉल्यूशनरी के बीच में, तो रिवॉल्यूशनरी क्या किया था, उसका सर काट के
औवा के जो फोर्ट है उसके दरवाजे पे लटका दिया था। सो हिज हेड वॉज हंग ऑन द गेट ऑफ औवा फोर्ट। सो उस वजह से भी ये दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया था चीज़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे, कहाँ पर, ठाकुर मतलब रिवॉल्यूशनरी, कहाँ के, औवा के। 2 बैटल हो गए। अब लास्ट जो बैटल हुआ था वो डिसाइडिंग बैटल था, उसके अंदर क्या हुआ, मामला सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो क्या है, ब्रिटिश इंडिया जोधपुर आर्मी की मदद लेके काम कर रहा था। अब क्या है, ब्रिटिश अपने खुद के जो अलग से मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्सेस है वो यूज करेगा। अब वो फोर्सेस इतना इफेक्टिव रहेंगे कि अपने जो भी फोर्सेस रिवॉल्यूशनरी उसके ऊपर आएंगे। और हालांकि देखो जाए तो वो 2 लड़ाई लड़ी है, ठीक है, तो कुछ तो कमी होगी ना हमारे यहाँ पर, मतलब कुछ चीजें जो संसाधन राशन है वो सब कम पड़ेंगे। अब कम पड़ेंगे तो हम थोड़े से कमजोर होंगे ना, और वो तो आते जा रहे हैं, उनकी तो मैं बता सकता हूँ कि ताकत बढ़ती जा रही है। तो वो चीज़ हमको यहाँ पता होना चाहिए। तो थर्ड बैटल था बैटल ऑफ औवा, जो कि डिसाइडिंग बैटल था 20 जनवरी 1858 में, 1 साल बाद बात कर रहा हूँ। तो आर्मी थी किसके अंडर, ब्रिगेडियर होम्स, जो कि बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। उन्होंने क्या अटैक किया औवा पे, और औवा को पूरा पूरा कब्जा कर दिया। कुशल सिंह राठौर को ध्यान बढ़ गया, मतलब कुशल सिंह चंपावत को ध्यान बढ़ गया था ये दिक्कत होने वाली, तो वो एस्केप कर गए थे। और उनका जो मैं कह सकता हूँ भाई था, जो छोटा भाई था, कौन था, ठाकुर पृथ्वी सिंह चंपावत, उन्होंने वहां पर वो चीज लीड करी थी, ठीक है। उसके बाद में पूरा हार गए थे, मतलब एक्चुअल में पूरा डिफीट हो गया था, ठीक है। तो फाइनली ब्रिटिश ब्राइब द फोर्ट कमांडर ऑफ ओवा एंड वॉन हिम ओवर टू देयर साइड एंड टुक ओवर द फोर्ट। अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट है कि हारे किस लिए थे, कि हमारे यहाँ पर दिक्कत यही है, वो बोलते हैं ना रिश्वत, अभी तक चल रहा है करप्शन वाला सिस्टम। उस टाइम भी अंग्रेजों ने रिश्वत दे दी किसको, फोर्ट के कमांडर को, तो उन्होंने धोखा दे दिया और यहाँ पर ये जीत गए, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950, नॉट इट्स नॉट 1958, इट्स 1858, ठीक है ना। 1858 के अंदर औवा वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिश को कैप्चर कर दिया, तो ब्रिटिश ने देखो इतना वहां पर सहन किया था, तो ब्रिटिश भी वहां पर मनमानी करेंगे। तो ब्रिटिश कमिटेड इन ह्यूमन एट्रोसिटी हियर एंड टुक द आइडल ऑफ महाकाली, जो कि सुगली माता है, सुगाली माता, औवा की, वो अजमेर लेके चले गए। क्यों? अजमेर तुमका था मेन खेरवाड़ा जगह, तो इन्होंने कितनी खराब हालत की कि वहां पर जो मंदिर था किसका, सुगाली माता महाकाली, उनकी आइडल मतलब उनकी जो मूर्ति वहां से चोरी उठा के अजमेर लेके चले गए। और काफी सारे जो गांव थे जहां पर इन्होंने रिवोल्ट किया, वहां पर बहुत हालत खराब हुई, बहुत, मैं कह सकता हूँ कि विलेज ऑफ बीट था, बिमालिया है, लाम्बिया वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड मूव टुवर्ड नसीराबाद। बहुत गलत काम किया, क्योंकि जो इनके इन्होंने भी देखा तो उनको गुस्सा तो आया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर गुस्सा निकाला। तो कुछ टाइम बाद में कुशल सिंह राठौर ने 1860 के अंदर सरेंडर किया था, ठीक है। हाथा तो उस टाइम नहीं किया था, बाद में किया था। तो अब कुशल सिंह राठौर ने सरेंडर कर दिया, तो फिर यहाँ पर एक कमेटी आई, कमीशन आई, इसको कमीशन क्या बोलते हैं, मेजर टेलर कमीशन। तो ये चीज याद रखना, मेजर टेलर कमीशन कब आई थी, कहाँ पर आई थी, कुशल सिंह राठौर औवा वाले केस के अंदर। उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट था कुशल सिंह राठौर के रेबेलियन के बारे में। और कुशल सिंह जो राठौर नहीं, फिर वापस राठौर बोल रहा हूँ, राठौर नहीं चंपावत, ठीक है। राठौर इसलिए बिकॉज मारवाड़ से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं राठौर बोल रहा हूँ वहां पर, आप चंपावत ही समझना, चंपावत ही है। तो कुशल सिंह चंपावत वॉज रिलीज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पर क्या है, कुशल सिंह जो चंपावत है, उन्होंने काफी सारी मदद करी, रिवॉल्यूशन के साथ खड़े होकर सब चीजें करी, लेकिन वो कह सकते हैं ना, सबूत नहीं थे। और हमारा उस टाइम क्या आज भी है, बिना सबूत कोई काम होता नहीं, सबूत नहीं है तो आप फ्री, तो वाली सिस्टम होगी, और वो भी फ्री हो गए, तो लैक ऑफ एविडेंस को रिलीज कर दिया गया। तो ये हमारे पास स्टोरी किसकी कंप्लीट हुई, क्लासिक स्टोरी, मैं कब बोल सकता हूँ क्लासिक स्टोरी किसकी, औवा की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब औवा का काम भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट करी आज, हमने कंप्लीट किया रिवोल्ट का बेसिक ओवरव्यू कंप्लीट कर दिया कि रास्ता में रिवोल्ट क्या क्या था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि हमारे पास जो जो प्रिंस स्टेट थे वहाँ पर कौन कौन ब्रिटिश एजेंट थे, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कैंटोनमेंट कितने थे, 6 कैंटोनमेंट थे, जिसमें से इफेक्टेड कौन कौन से थे 1857 रिवोल्ट के, और अनअफेक्टेड कौन कौन से थे, 2 और 4 थे इफेक्टेड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा डिटेल में, नसीराबाद, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक तो रीजन पढ़ा 1857 के रीजन क्या क्या थे और इमीडिएट कॉज क्या क्या था। फिर नसीराबाद का स्टार्ट किया, नसीराबाद के बाद हमने क्या पढ़ा, नीमच का पढ़ा, नीमच के अंदर हम क्या पढ़ा, देवली के बारे में पढ़ा। फिर देवली के बाद में पढ़ा हमने एरनपुरा, और एरनपुरा जो पाली जगह है वहाँ पर क्या पढ़ा हमने, औवा का पढ़ा कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करी। नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, कोटा, बूंदी और बाकी जो बच्चे हुए उन सबका यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।